हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MBSA इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने वाले हैं GHI की। ये GHI क्या है? इसे कहा जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी वैश्विक भूख तालिका। इसमें भारत की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे और जो भारत की स्थिति है इस तालिका के अकॉर्डिंग जो बताई गई है, आखिर वो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भारत जो है 6 नंबर पीछे खिसक रहा है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे कॉल करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले सब्र और मेहनत कामयाबी की निशानी है। जिसके पास होती है उसकी हमेशा जीत होती है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, सब्र से काम लेना है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप सब्र और मेहनत बराबर करते रहेंगे तो इसका मैं आपसे आज वादा करता हूं कि आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। इसलिए सब्र ना खोएं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे कि बताया गया दोस्तों, हाल ही में जारी वैश्विक भूख तालिका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति बहुत खराब बताई गई है। क्या खराब बताई गई है? देखिए दोस्तों, सन 2022 की बात करें तो भारत का प्रदर्शन है दोस्तों 2021 से भी खराब बताया गया है। ठीक है ना। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो देखिएगा, इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पड़ोसी देशों का जो आंकड़ा है, हमारे पड़ोसी देशों की जो स्थिति यहाँ है, जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान 99 नंबर पे है, बांग्लादेश 84 नंबर पे है, नेपाल 81 नंबर पे, म्यांमार 71 नंबर और श्रीलंका 64 नंबर पे है, तथा चीन की स्थिति दोस्तों 5 से भी कम नंबर पे है। जबकि 121 देश, कितने दोस्तों? 121 देशों की पूरी लिस्ट थी इस तालिका में, यानी कि 2022 के जो आंकड़े तैयार किए गए इसमें 121 देश थे और इन 121 देशों में मात्र भारत की जो पोजीशन है ना वो कितनी है? 107वें नंबर। जबकि 2022 की अपेक्षा 2021 में यही आंकड़े 101 नंबर पे थे। ठीक है ना दोस्तों, कितने नंबर पे थे दोस्तों? 101 नंबर पे थे। 2021 में जो आंकड़े थे वो थे 101 और 2022 में जो हमारी स्थिति बनी है वो बनी है, स्थिति बनी है दोस्तों हमारी 107वें नंबर, यानी कि +6। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों से भी इस हंगर रिपोर्ट के अंदर पीछे खिसक गया। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये BBC की न्यूज है दोस्तों, ये BBC चैनल के द्वारा देख पा रहे हैं आप, ये BBC चैनल के द्वारा ये न्यूज बताई गई है। इसमें देखो, चीन 1 से लेकर 17 के बीच में स्थित है दोस्तों। किसमें? 1 से लेकर 17, जिससे मैंने अभी बताया 5 से भी कम रैंकिंग है चीन की, मतलब हमसे काफी बेहतर है। उसने अपने देश में खासकर काफी अच्छा किया है। बात करें म्यांमार 71 पर है, नेपाल 81 पर, बांग्लादेश 84, पाकिस्तान 99 और देखिए भारत की स्थिति 107वां नंबर स्थान है। 107वां नंबर भारत का आया है। इसका क्या कारण रहा होगा? क्या सरकार की जो नीतियां हैं या फिर सरकार के द्वारा भारत में जो कुपोषित बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, इनके स्तर पर क्या सरकार जो योजनाएं बना रही है क्या उन पर खरी नहीं उतर पा रही है? सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं क्या लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है? कहीं ना कहीं तो फर्क होगा ना, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है। या तो सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर पहुंच पा रहा है तो कहाँ है? क्योंकि ये ग्लोबल इंडेक्स तो साफ साफ बताता है आपका कि भैया कहीं ना कहीं परेशानी है। ठीक है ना, कहीं ना कहीं दिक्कत है। और ये सोचनीय विषय है दोस्तों हमारे लिए और हमारे देश के लिए कि आखिरकार इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारी पोजीशन घट क्यों गई बढ़ने की अपेक्षा? हमें तो पाकिस्तान से बेहतर करना चाहिए था, हमें तो बांग्लादेश से बेहतर करना चाहिए था, हमें श्रीलंका से बेहतर करना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा नहीं कर पाए। हम ऐसा नहीं कर पाए। क्या वजह रही होगी इसकी जो हम इतना बेहतर नहीं कर पाए हैं? क्या कारण रहा होगा? ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं आगे कंटिन्यू,
तो देखेंगे यहाँ पे वैश्विक भूख सूचकांक आखिरकार दोस्तों होता क्या है। आज हम बात करने वाले हैं वैश्विक भूख सूचकांक के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, इस पर जरा ध्यान देते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक दोस्तों यह एक ऐसा उपकरण है जो विश्व स्तर पर और देश के आधार पर GHI को मापता है। विश्व स्तर पर भी और विश्व में पाए जाने वाले देशों के स्तर पर उसको मापता है और ट्रैक करता है। GHI की वार्षिक गणना की जाती है, यानी कि 2021 से लेकर 2022 तक की जो गणना की गई उसे एक वर्ष के अंदर पूरा कंप्लीट कर लिया गया और 6 जुलाई को इसे जो है लागू कर दिया गया, यानी कि जनता में रिलीज कर दिया गया और रिपोर्ट को बता दिया गया कि आखिरकार किस देश की पोजीशन कितनी है। और इसके परिणाम प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में जारी रिपोर्ट में दिखाई देते। तो ये बनकर तैयार हो गए थे 6 जुलाई को, लेकिन अक्टूबर में इस रिपोर्ट को जारी कर दिया गया था दोस्तों। इसे 2006 में बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आता है पेपरों में कि GHI जो भारत की स्थिति को बताया है, वैश्विक स्थिति में हर जो देश है जो इसमें शामिल किए जाते हैं उन देशों में आखिरकार किस देश पर भुखमरी कंट्रोल की गई है, कुपोषित बच्चों की स्थितियां सुधरी हैं, मेडिकल है या मान लीजिए जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बेहतर हुई हैं। तो ये बनाया गया था 2006 में दोस्तों। कब बनाया गया था? 2006 में इसे बनाया गया था। इसे 2006 में बनाया गया था। GHI शुरू में अमेरिका स्थित अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, देखना शुरुआत में 2006 में कौन एक थी अमेरिका में स्थित अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI, यानी कि अगर हम बात करें इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अमेरिका का है दोस्तों। और जर्मनी स्थित वेल्ट हंगर हिल्फा द्वारा प्रकाशित किया गया था। यानी कि आपको पता चल गया क्लियरली कि सन 2006 में, कब दोस्तों? सन 2006 में सबसे पहले विश्व के हालातों को जानने के लिए आखिर कौन सा देश अपने नागरिकों को कुपोषण से बचा पा रहा है, कौन सा देश अपने नागरिकों को पोषित भोजन दे पा रहा है, इस पर एक रिपोर्ट जारी की जाए। तो इसके लिए 2006 में सबसे पहले रिपोर्ट जारी हुई। इसमें अमेरिका दोस्तों और इसके साथ में जर्मनी, कौन है? जर्मनी। अमेरिका और जर्मनी दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की थी 2006 में। ठीक है, अमेरिका की जो कंपनी मतलब कह सकते हैं जो अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति थी उसने पार्ट लिया। अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI। वहीं पे अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में किसने साथ लिया? जर्मनी की तरफ से वेल्ट हंगर हिल्फा द्वारा प्रकाशित किया गया था। लेकिन सन 2007 में क्या हुआ? इसमें आयरिस का NGO जो था वैश्विक चिंतक, जिसे हम कंसर्न वर्ल्ड फेयर भी कहते हैं, कंसर्न वर्ल्ड फेयर भी इसका सह प्रकाशक बन गया। यानी कि जो पहले अमेरिका और जर्मनी प्रकाशित करते थे उसको अब आयरिस, कौन है दोस्तों? अब आयरिस भी शामिल हो गया। अब आयरिस भी ये तीनों की तीनों 2007 से अब ये 3 देश मिलकर GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करने लगे। ठीक है, हुआ क्या? समय बीतता गया, GHI से जुड़ी भूख की गंभीरता स्कोर की बात करते हैं। अगर हम बात करें GHI से जुड़ी भूख की गंभीरता को तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, इधर देखिएगा, जितने भी यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं इसमें रखा है एक्सट्रीमली अलार्मिंग, यानी कि जो भी देश और जिस देश की रैंकिंग 50 आ जाए या 50 से कम आ जाए तो समझ लीजिए वो
अलार्म पर है। सॉरी दोस्तों, वो अलार्म पर है। अलार्म मतलब उनको सूचित किया जा रहा है कि आप अपने देश में कुपोषण की स्थिति को सुधारें। ठीक है, तो अब देखिएगा अलार्मिंग देश 35 से लेकर 49, जो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहे हैं, देखिए एक ऑरेंज कलर एक ये है और एक ऑरेंज कलर ये है। यहाँ ये देखिए ये ऑरेंज कलर वाले पार्ट है, ये इनकी स्थिति कैसी है, ये 35 से 49.9 के बीच आ रहे हैं। उसके बाद सीरियस जोन में कौन आते हैं, सीरियस जोन में वो देश आते हैं जिनकी रैंकिंग 20 से 34.9 दिखाई जाती है। यानी कि परसेंटेज में दोस्तों क्या होता है, 100% में से कितना प्रतिशत लेवल आया है, उनका रैंकिंग कितनी आई है, उसको इसमें दिखाया जाता है। ठीक है, बात करें मॉडरेट यानी कि 10.0 से लेकर 19.9, यानी 10 से लेकर 19.9 के बीच में मॉडरेट आ जाता है और लो 9 से कम आ जाते हैं। परसेंटेज की बात हो रही है दोस्तों, 9%, 9.9% से भी कम या उसके बराबर आते हैं तो वो लो हो जाते हैं। ये सब में डाटा नॉट कैलकुलेटेड इनसफिशिएंट डाटा। क्या आपने देखा यहाँ पे जो मॉडरेट है, ये देखिएगा ये मॉडरेट इलाके हैं। अगर हम बात करें तो ये वाले भारत किसमें है भाई, सीरियस जोन में। इंडिया सीरियस जोन में है क्योंकि 2022 की GHI की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की स्थिति बन रही है वो दोस्तों बढ़ रही है जो परसेंटेज में 9.1%, यानी कि ये तो सीरियस जोन में आ रहा है ना दोस्तों। देखिएगा ये किस जोन में है, सॉरी ये सीरियस जोन में, किस जोन में, भारत की स्थिति सीरियस जोन में आ रही है। चलिए यहां पर देखेंगे आप सबसे कम 9.0 से लेकर 9.9 होता है। उसके बाद मध्यम रैंकिंग की बात करें, मध्यम स्कोर 10.0 से लेकर 9.0, गंभीर अगर 20.0 से लेकर 34.9 आता है तो समझ लीजिए वह देश गंभीर है। और हमारा जो इंडिया है दोस्तों, इंडिया इसी में आ रहा है दोस्तों, किस जोन में आ रहा है, गंभीर जोन में। ठीक है, कितने रैंकिंग के साथ आ रहा है, 29.1 रैंकिंग। खतरनाक होता है 35 से 49.9 जोन जिसका आता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जोन में होते हैं दोस्तों। बात करें बेहद खतरनाक 50 से अधिक अगर आता है किसी का रैंक, 50 से अगर अधिक आया दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रैंक में होता है। यानी कि ऐसे देशों को खास करके अपने देश के नागरिकों के लिए पोषित आहार उपलब्ध कराना फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है, पहला कर्तव्य बन जाता है दोस्तों। ठीक है, बात करें बेहद खतरनाक, भारत का स्कोर कितना दोस्तों, अभी बताया मैंने आपको। इस GHI में जो भारत ने स्कोर किया है वो किया है 29.1 का, यानी कि 1 का, जो गंभीर स्थिति को दर्शाता है। अफगानिस्तान का स्थिति कितना है, अफगानिस्तान का जो स्कोर है वो 109 है, जो भारत के पड़ोसी देशों में भारत से कम है। ठीक है ना, मतलब भारत की स्थिति इससे बेहतर है कि भारत का जो नंबर आया है वो 107 का है और इसका 109 है। तो भारत संतुष्ट हो सकता है कि भैया मेरा अफगानिस्तान से तो बेस्ट है, लेकिन हम अपने आप को अफगानिस्तान से कंपेयर क्यों करें। हम चीन पड़ोसी देश है ना हमारा, हम क्या चीन से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो ऐसे कदम उठाए जिससे खास करके जो आज पोजीशन 107 है वो घट कर ज्यादा नहीं तो 50 से नीचे तो आ जाए समथिंग। इसका प्रदर्शन सूचकांक भारत से भी खराब हो रखा है। अफगानिस्तान का जो प्रदर्शन है वो भारत से भी खराब है, पर हम इससे संतुष्ट हो सकते हैं। ठीक है, संतुष्ट कैसे हो सकते हैं, मैं इसलिए संतुष्ट हो सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई तो है जो हमसे नीचे है पड़ोसी देशों में, तब उससे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। बट सेटिस्फाई करने की स्थिति नहीं है दोस्तों, सोचनी है स्थिति है ये। 5 से कम अंक के साथ चीन 16 अन्य देशों के साथ सूचकांक में शीर्ष देशों में शामिल है। ये गंभीर बात है। कैसी गंभीर बात है, एक पड़ोसी देश चीन जिससे हम अपने आप को जिससे अपने आप को हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि चीन
पाकिस्तान पाकिस्तान, बांग्लादेश बांग्लादेश। लेकिन हम आखिरकार उनके ऊपर उंगलियां उठाने से बेहतर है कि हम अपनी नीतियों को मजबूत बनाएं दोस्तों। नीतियां अगर मजबूत होंगी तो उन देशों को भी हम पीछे बिछा सकते हैं, उन दोस्तों को पीछे छोड़ सकते हैं ना। तो देखिए 5 से कम रैंक है चीन की, ध्यान रखना। भारत में एशिया के अंदर अगर देश की बात करें तो जो इसका नाम इसका, अगर हम एशिया में देश की बात करें, पाकिस्तान से बेहतर स्थिति चीन की दिखाई देती है। भले मित्र, भले ये पाकिस्तान चीन का वैसे, लेकिन चीन की स्थिति बहुत बेहतर हुई है, ठीक है। और अन्य 16 धर्म, कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया उन टॉप शीर्ष देशों के नाम बताइए, संख्या बताइए। उन शीर्ष जो टॉप शीर्ष देशों की संख्या कितनी है जिन्होंने GHI में टॉप 6 पर अपनी पोजीशन बनाई है? तो वो 16 आ जाएगा दोस्तों। कितना जाएगा? 16। ठीक, चलिए। GHI 4 घटक संकेतों को जोड़ता है, जिसमें अल्पपोषण यानी कि उम्र के हिसाब से वजन कम होना दोस्तों, यानी कि उम्र के हिसाब से वजन कम होना, ये अल्पपोषण का कारण है दोस्तों, ठीक है। किसका? अल्पपोषण का कारण। उम्र के हिसाब से इस बच्चे की उम्र मान लो 6 वर्ष और या 2 वर्ष है, 2 ईयर है इसकी उम्र, और इसका वजन है 5 kg ओनली। तो आप क्या कह सकते हैं कि 2 ईयर्स के बच्चे का जो वेट होगा क्या 5 kg होगा? नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका वजन जो है वो कम से कम 10 kg, कितना दोस्तों? 10 kg मिनिमम होना चाहिए 2 ईयर्स के बच्चे का वजन। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम कुपोषण को हटाएं, यानी अल्पपोषण भी एक गंभीर विषय है। तो GHI अल्पपोषण पे काम करता है। GHI चाइल्ड वेस्टिंग, आखिर चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? कद के हिसाब से वजन कम हो जाता है, कद के हिसाब से वजन कम होने को चाइल्ड वेस्टिंग कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो उसका कद कितना हो रहा है और उसके हिसाब से वजन कितना है, तो ये चाइल्ड वेस्टिंग है दोस्तों। चाइल्ड स्टडिंग क्या होता है दोस्तों? चाइल्ड स्टडिंग, अगर हम चाइल्ड स्टडिंग की बात करें तो चाइल्ड स्टडिंग जो है वो उम्र के हिसाब से वजन कम होना, उम्र के हिसाब से वजन कम हो जाना, यानी कि उम्र है 10 साल और वेट 10 साल के हिसाब से उसका वेट होना चाहिए 25 kg के आसपास, लेकिन वजन उसका सिर्फ 15 किलो के आसपास का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी बच्चा चाइल्ड स्टडिंग में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको इस तालिका में आप देखें, इनकी उम्र के हिसाब से उनका वेट दिया जा रहा है। ये बेचारी हमारी दादी अम्मा हैं और वो चेक कर रहे हैं कि भैया उनके पोतों का जो वजन है क्या उम्र के हिसाब से ठीक है, बट हैप्पी दिखाई दे रही है, दिख रहे हैं आप? स्माइल देखो, हैप्पी दिखाई दे रही है, इसका मतलब उनका जो वजन है वो उनकी उम्र के हिसाब से बेस्ट है, बढ़िया है। जैसे कि मैं यहाँ बताऊं एज बॉयज का और गर्ल्स का, तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा ना तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे बाल मृत्यु दर। तो अब लास्ट वाला जो पॉइंट आता है वो आता है बाल मृत्यु दर, यानी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को बाल मृत्यु दर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो बच्चा 5 साल का नहीं हो पाता उससे पहले ही मर जाता। हालात क्या होंगे? या तो खाने के लिए अच्छा पोषित भोजन नहीं मिल रहा होगा, या स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही होंगी, मेडिकल प्रॉब्लम होंगी, डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं लापरवाही है, कहीं किसी लापरवाही, तो देश की लापरवाही तो है ही है, पेरेंट्स की भी लापरवाही इस पर जोर देती है, ठीक है। तो बाल मृत्यु दर GHI 2022 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 5 देश, ध्यान रखना। GHI 2022 में जिन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है वो देखिएगा टॉप पर कौन कौन है? बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना,
चिली तथा क्रोएशिया, शीर्ष 5 देश है। इनको याद कर लीजिए दोस्तों, रट लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि आप छोटी मोटी तैयारी नहीं कर रहे हैं, बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं। और इतना नहीं पूछेंगे जीएचआई कौन जो है बनाता है, ये स्कोर रैंकिंग कौन तैयार करता है, या भारत की स्थिति या पोजीशन कितनी है, ये तो छोटे मोटे एग्जाम हो जाएंगे, आप बड़े लेवल की कर रहे हैं। इसीलिए आपका फर्ज बनता है कि आप इनको जाने। इसके बारे में देखें, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली तथा क्रोएशिया ये टॉप के देश है। जबकि अगर हम बात करें 2022 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश कौन से, तो सबसे खराब प्रदर्शन रहा है 4, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन और रिपब्लिक ऑफ यमन। कौन कौन है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जो देश हैं, एक है 4, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ऑफ और यमन। ये 5 देशों ने बहुत बड़ा खराब प्रदर्शन किया है। अब खराब प्रदर्शन का कारण क्या हो सकता है? यमन की बात करें, ये वो इलाके में जो एक तो युद्धों के मारे हुए हैं, दूसरा बेरोजगारी के मारे हुए। तो युद्ध इतने ही होते हैं इन देशों में, इतने ज्यादा युद्ध होते हैं कि बेचारे उस युद्धों से उभर ही नहीं पाते और हालात इतने खराब हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी कारण हो सकता है इनका भूख कुपोषण उन्मूलन हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम कौन से दोस्तों। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार इससे अवेयर नहीं है, उसको भी पता है कि जीएचआई वार्षिक तौर पर हर वर्ष जारी होती है, और अगर हमने लापरवाही की तो हो सकता है कि हमारा जो रैंक है वो घट जाए। क्या कर सकते हैं, सरकार ने तो कोशिश की है, लेकिन फिर भी रैंक हमारी घट गई। जो 2021 में 101 थी वो 2022 में जाकर 107 हो गई है, तो घट तो गई है, खैर ऐसा नहीं है। लेकिन चलिए, आखिर भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम कौन कौन से हैं? ऐसी कौन कौन सी पहल है जिसके द्वारा सरकार ने भरपूर कोशिश की है कि देश के अंदर से कुपोषण को हटाया जाए, चाइल्ड स्टंटिंग को हटाया जाए, बाल मृत्यु दर को हटाया जाए, कम किया जाए। ऐसे कदम है जैसे ईट राइट इंडिया मूवमेंट। दोस्तों, पहला है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण FSSAI द्वारा नागरिकों के सही तरीके से भोजन ग्रहण करने हेतु आयोजित एक महत्वपूर्ण पहल। नागरिकों को कौन सा भोजन दिया जाए, नागरिकों को किस प्रकार का भोजन उपलब्ध कराया जाए जिससे उनको पौष्टिक आहार प्राप्त हो सके। इसलिए दोस्तों, सरकार की ईट राइट इंडिया मूवमेंट काम कर रही है इस पर, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे FSSAI द्वारा क्या क्या बातें की है। यहाँ पे अनाज और दालें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए, अनाज और दालें पर्याप्त मात्रा में सेवन करें, खाने और पेय चीनी और फैट में अधिक, यानी कि खाने और पेय चीनी और फैट में अधिक मात्रा में संयम से सेवन करें, ना तो ज्यादा फैट बढ़ने दें और ना ही अपना वजन कम होने दें। दूध उत्पाद का अधिक से अधिक सेवन करें, ठीक है ना। इसके ऊपर भी जो है भरपूर मात्रा में सेवन करने की बात कही गई है। मांस, मछली और पोल्ट्री संयमित रूप से सेवन करते रहें। ये भी खासकर हमारी प्रोटीन विटामिन का कारण होता है, जिससे हमें अधिक मात्रा में फैट प्रोटीन वगैरह मिलती है। फल और सब्जियां अधिक मात्रा में सेवन करें। फलों का और सब्जियों का अधिक मात्रा में अगर हम सेवन करें तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए सही आहार है। भरपूर मात्रा में पानी पिए। सबसे ज्यादा यहाँ पे कहा गया है पानी की मात्रा। एक व्यक्ति को एक दिन में 8 से लेकर 10 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे उसके शरीर का वाटर लेवल बना रहेगा और कई बीमारियों से वो लड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें अपने अगले पॉइंट पोषण अभियान, ये भी भारत सरकार द्वारा चलाया गया 2018 में दोस्तों। ये पोषण अभियान जो था, न्यूट्रिशन जो पहल चलाई गई थी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसके अंतर्गत
पोषण अभियान में किनके लिए है? गर्भवती महिलाओं के लिए ये अभियान चलाया गया था। किसके लिए दोस्तों? गर्भवती जो महिलाएं थी उनके लिए ये पोषण चलाया गया था, ठीक है। और धात्री महिलाएं जो अपने नवजात शिशुओं को दूध पिला रही हैं उन महिलाओं के लिए भी ये पहल चलाई गई। उसके बाद अगर हम बच्चों की बात करें, उनको कुपोषित आहार मिलने की वजह से उनके हालात सही नहीं हो पाते और वो कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और किशोरियों, क्योंकि किशोरियों को भी उस दौरान अधिक मात्रा में कुपोषित आहार की आवश्यकता होती है। जब तक उनको पोषित आहार नहीं मिलेगा तो उनका जो विकास, सर्वांगीण विकास पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। तो सर्वांगीण विकास के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता होती है। बात करें अगर आप यहाँ पे अगले बात करें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी खास करके इस पहल में अहम रोल अदा करती है दोस्तों। देखिएगा इसमें है ये भी, अगर हम बात करें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू है। और इसमें क्या होता है कि वो महिला जो पहली बार गर्भवती है और पहली बार प्रसव हो रहा है उसका, यानी बच्चा पैदा हो रहा है, तो सरकार उसे मिनिमम कितना, मिनिमम 5,000 रुपए का अनुदान दे रही है। यानी 5,000 रुपए उसके हेल्थ के लिए, उसको कुपोषण भोजन मिलता रहे, उसके लिए संतुलित भोजन मिले, इसके लिए भारत सरकार ने उसे 5,000 तक का पैकेज दिया है। किसको दिया है? मातृ वंदना योजना के द्वारा जो महिला बच्चा पैदा कर रही है पहली बार, ठीक है ना, ध्यान रखना पहली बार। ये है मातृ वंदना योजना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये है मातृ वंदना योजना। पहली बार मां बनने वाली गर्भवती धात्री महिला को जो है शर्तता रूप से 5,000 तक की सहायता भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है, ठीक है दोस्तों। ये इसलिए नहीं दी जा रही कि 5,000 रुपए लो और पति जाए और जाके चढ़ा के भाई वहां से घूम पे आ जाए, भैया हो गया टन भाई, ऐसा नहीं। ये स्पेशल महिलाओं की राशि है, इसीलिए इसे सिर्फ महिलाओं के अकाउंट में डाला जाएगा दोस्तों। इतना ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सरकार बड़ा दिमाग लगाती है, पतियों को दे दिया तो गया वो पैसा, कि पतियों को खुद का, जितना पति अपना पैसा कमाता उसको खुद का तो बचत हो नहीं पाता, तो पत्नी का क्या करेगा? तो जो गरीब महिलाएं हैं या किसी प्रकार की महिलाएं पहली बार अगर वो मां बनी है तो उनका अकाउंट नंबर होना चाहिए दोस्तों, चाहे वो जनधन का अकाउंट हो या किसी बैंक का हो। पहला पैसा जो होगा उसका 5,000 की जो धनराशि होगी दोस्तों, वो 5,000 की धनराशि उस महिला के सीधे अकाउंट में जाएगी, पति के पास नहीं जाएगी। तो इसलिए पति ज्यादा खुश ना हो कि 5,000 मिल रहे हैं, महिला को मिलेंगे। और महिलाओं से मेरी गुजारिश है, उन महिलाओं से जो पतियों के बहकावे आ जाते हैं, है ना, बाबू सोना करने के चक्कर में महिलाएं आ जाती हैं, फिल्म में बह जाती हैं और दे देती हैं। नहीं देना, क्योंकि 5,000 दोबारा मिलने वाले नहीं है, सरकार एक ही बार देगी, इसलिए वो अपने हेल्थ पर ध्यान दें, ठीक है ना। सास ससुर से और अपने पति से बच के रहें। कभी कभी सास ससुर भी काफी हेल्प कर लेते हैं, लेकिन पतियों से सावधान रहें थोड़ा, पैसा बहुत बुरी भला चीज है, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ग्रामीण आबादी 75%, शहरी आबादी 50%। यानी कि इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इसे 2013 में लागू किया गया था। इसमें ये कहा गया था कि ग्रामीण आबादी के 75% लोगों को क्या दिया जाएगा? अनाज की उपलब्धता दी जाएगी, तथा शहरी आबादी में 50% की आबादी को अनाज की उपलब्धता दी जाएगी। इसमें होगा क्या? अलग अलग रेट, 3 रुपए का चावल, 2 रुपए का गेहूं और अन्य चीजें उनको उपलब्ध कराई जाएंगी सस्ते रेटों में, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊं, इसमें हुआ क्या? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को फरवरी 2022 में सब्सिडी दरों पर खाद्यान्न आवंटित हुआ। और इससे हुआ क्या? भारत ने गेहूं को आवंटित किया। गेहूं को कितना आवंटित किया दोस्तों? 19.68 लाख मैट्रिक टन दोस्तों। कितना? लाख मैट्रिक टन, 19.68 लाख मैट्रिक टन गेहूं पूरे भारत भर में जो है सरकार ने आवंटित किया। वही 19.27 लाख मैट्रिक टन
चावल देश भर में सरकार जो कह सकती है आवंटित कर सकी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा। दोस्तों ध्यान रखिएगा। वही मिशन इंद्रधनुष की बात करें दोस्तों, तो मिशन इंद्रधनुष यह 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 वैक्सीन निवारक रोगों BPD के विरुद्ध टीकाकरण को लक्षित करता है। यानी कि महिलाओं को और बालकों को ये 12 वैक्सीनेशन करवाने पड़ते हैं, ये वैक्सीन लगवानी पड़ती है। संपूर्ण टीकाकरण दोस्तों देख पा रहे होंगे, यह है संपूर्ण टीकाकरण, हर बच्चे का अधिकार, स्वस्थ जीवन का आधार। देखिए 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। जिन अभिभावकों के बच्चे छोटे हैं या अभी नवजात हैं तो उनसे मेरा अनुरोध है कि टीका जरूर लगवाते रहें, क्योंकि स्वस्थ है तो जीवन है, तो स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप स्वस्थ हैं तो जीवित भी हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना वर्ष 1975 में शुरू की गई। यह योजना 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों, यानी कि जो बच्चों ने जन्म लिया है, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 6 सेवाओं का पैकेज प्रदान करती है। 6 प्रकार की सेवाएं इसमें उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना है दोस्तों ये, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं GHI से, क्योंकि आप दिल थाम के बैठे और वीडियो में जरा आप देखिए जो पढ़ा है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए पहले बात करते हैं GHI से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तर जो है नीचे दिए गए हैं। UPSC दोस्तों, UPSC जो भी लोग क्या है PYQ, क्या है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। कब पूछे गए थे? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था GHI से। कैसे पूछा गया था देखिए, GHI रिपोर्ट की गणना के लिए IFPRI द्वारा उपयोग किए जाने वाले संकेतक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो संकेतक है वो कौन सा है? चाइल्ड स्टंटिंग, अल्पपोषण, बाल मृत्यु दर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब इसमें से केवल एक और 3, केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 3। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें अल्पपोषण को हटा दिया जाए तो 1 और 3 शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब 20 दूसरा, यानी B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल एवं कुपोषण से प्रभावित हुए हैं या उनकी युद्ध ध्वंस जाति संघर्ष के चलते उत्पन्न भुखमरी के कारण जो है मृत्यु हुई है। क्या हुआ है अब देखते हैं नीचे। अंगोला और जाम्बिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया, वेनेजुएला और कोलंबिया, यमन और सूडान। क्या कहते हैं दोस्तों? अंगोला और जाम्बिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया, C है वेनेजुएला और कोलंबिया, D है यमन और दक्षिण सूडान। तो देखिएगा सबसे बुरा हालात अगर हम GHI में देखें तो वो किसका है? यमन का और दक्षिणी सूडान का। और यहाँ पे हालात हमेशा युद्ध रंजित बने रहते हैं। कभी कभी इनमें बेरोजगारी का आसार बना रहता है, बेरोजगारी इसका एक कारण, युद्ध इसका एक कारण, अशिक्षा भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों। तो इस वजह से ये कुपोषण के स्तर पर सबसे निचले पायदान पर आता है दोस्तों, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य, आखिर राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य कौन कौन से हैं? गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण के बारे में जागरूकता पैदा कराना। क्या ये काम है राष्ट्रीय पोषण मिशन का? तो दोस्तों है। अगला पॉइंट आएगा आपका, छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में
एनीमिया के मामलों को कम करना। एनीमिया क्या होता है? जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो एनीमिया रोग होता है, जिससे क्या होता है हाथ पैर सूखे सूखे हो जाते हैं, पेट बाड़ा हो जाता है बच्चों का, पैर सूखा साखा, मुंह पतला, कभी कभी मुंडी बड़ी सी हो जाती है। ये एनीमिया के कारण होता है। तो दूसरा, क्या इसके खिलाफ भी सरकार कोई कार्रवाई कर रही है कि इसको तीसरा, बाजार मोटे अनाज और बिना पॉलिश के चावल की खपत को बढ़ावा देना, या फिर पोल्ट्री अंडे की खपत को बढ़ावा देना। तो देखिएगा, जो हमारे देश का राष्ट्रीय पोषण मिशन है वो इन दो टॉपिकों पर काम कर रहा है। किन दो टॉपिकों पर? गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कुपोषण के बारे में जागरूकता पैदा करना, और दूसरा है छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया के मामलों को कम करना। ठीक है, इसलिए इसके 2A और 2 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देखिएगा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही है, 1 और 2 यानी कि A इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। कौन? A इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन जो है, भारत में गरीबी और भूख के बीच संबंधों में बढ़ता अंतर है। सरकार द्वारा सामाजिक व्यय में कमी के कारण गरीब अपने भोजन को घटाते हुए गैर खाद्य आवश्यक वस्तुओं पर अधिक खर्च करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। स्पष्ट कीजिए। ये मुख्य परीक्षा है, आज जो यूपीएससी की जो मेन परीक्षा होती है दोस्तों, इसमें 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। भारत में आज भी सुशासन के लिए भूख और गरीबी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। मूल्यांकन करें कि इन विशाल समस्याओं से निपटने में सरकार ने कितनी प्रगति की है, सुधार के उपाय सुझाइए। ये भी क्वेश्चन मैन में पूछा गया था, यूपीएससी के मैन में दोस्तों, यूपीएससी के मैन 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इससे कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप देखें और समझें, नोट्स बनाएं। जो समझ में ना आए आप मैसेज करके कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों।